हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में सभी विषयों से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और टेस्ट देने से हमें ये भी पता चलता है कि हमारी तैयारी अभी कितनी हुई है। तो टेस्ट को आपको शुरू से लेकर अंत तक देना है और लास्ट में हमें बताना है कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन किसमें होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन किसमें होता है। तो द्विखंडन अमीबा में होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अमीबा होता है ये एक कोशिकीय जीव होता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। तो ईस्ट में होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो पंचायती राज संस्थाओं में है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। तो 50% आरक्षण की व्यवस्था है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा में लिखित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा में लिखित है। तो ये कन्नड़ भाषा में लिखित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मंगमा कौन सी काम करती थी। तो जो मंगमा थी ये दही बेचती थी, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो जो 4 सच में आलसी थे वो नहीं भागे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आग को देखकर कौन भाग गए। तो जो धूर्त लोग थे ये आग को देखकर भाग गए, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो -b/a होता है। तो बस यहाँ पे आपको b का मान रख देना है और यहाँ पे आपको a का मान रख देना है। तो b और a का मान आएगा कहाँ से। तो इस बहुपद से आएगा। जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है और जिसमें x नहीं रहता है वो c होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे a का मान 1 निकल गया और b का मान कितना है। तो x में क्या गुणा कर रहा है, 7 गुणा कर रहा है। तो b का मान यहाँ पे 7 हो गया और c का मान कितना है, 12 है। तो बस यहाँ पे आपको रख देना है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस और b का मान कितना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। और a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -7/1 का अर्थ क्या हुआ, तो -7 हुआ। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल गया, -7 निकल गया। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस टेस्ट में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो सभी विषयों से लिया गया है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। टेस्ट को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6
6 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सिनेप्स कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि रसखान ने माली किसे कहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान ने माली किसे कहा है, तो भगवान कृष्ण को कहा है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रसखान ने मालिन किसे कहा है, तो राधा जी को कहा है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म पूर्व यानी जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं, तो 3 संस्कार होते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होते हैं। इसे आपको याद रखना है। और इस 16 संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिल्कुल ऐसे प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे आपको साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको थीटा का मान रखना पड़ेगा। तो थीटा का मान आएगा कहाँ से, तो यहाँ से आपको थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो इसमें 3 गुणा कर रहा है, तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो इधर हमारा थीटा बच जाएगा और बराबर के उधर 90 डिग्री बटा यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 से 90 कितना बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा। तो हमारा थीटा का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। बस यहाँ पे आपको रख देना है। यहाँ पे देखिए साइन है तो साइन, और थीटा का मान कितना निकला है, 30 डिग्री निकला है। तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए आपको साइन 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल के कारण ही जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। इसमें से आपको बताना है कि किस धातु को हम चाकू से काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आलू क्या होता है, धातु नहीं होता है। तो ये पहले ही गलत हो गया। और जो सोडियम होता है ये धातु होता है, और सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। और सोडियम का जो संकेत होता है ये Na होता है। और सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें से आपको बताना है कि किसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो सेवा क्षेत्र को कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर
नंबर प्रश्न है कि फटासुर न बख्शे कौन कहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फटासुर न बख्शे कौन कहते हैं, तो बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो शहनाई से है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है, तो भगवान इंद्र जाते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास भगवान इंद्र क्यों जाते हैं, तो जो कर्ण के पास कवच और कुंडल था उसे दान में लेने के लिए जाते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि 12, 17, 22, 27 डॉट डॉट का सार्व अंतर ज्ञात करें। जो ये एपी दिया हुआ है इसका आपको सार्व अंतर निकालना है। तो सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। और डी कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। तो यहाँ पे देखिए डी बराबर, अब हम यहाँ पे दूसरा पद लिखेंगे तो दूसरा पद कितना है 17 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 17। और पहला पद कितना है 12 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। अब यहाँ पे देखिए डी बराबर क्या हो जाएगा, 17 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो हमारा डी कितना निकल गया, 5 निकल गया। और डी क्या होता है, सार्वअंतर होता है, तो हमारा सार्वअंतर 5 निकल गया। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोज़ले ने बनाया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो वर्गों की संख्या 18 है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आवर्तों की संख्या 7 है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कागजी नोट का आविष्कार किस देश में हुआ, तो कागजी नोट का आविष्कार चीन में ही हुआ, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि भारत माता कहाँ निवास करती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता कहाँ निवास करती हैं, तो भारत माता गांव में निवास करती हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो भारत है ये गाँव का देश है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं, तो ऋषि मुनि मंदाकिनी में स्नान करते हैं, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, तो चित्रकूट पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का लस और मस 50 और 25 है तथा पहली संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे दो संख्याओं का लस कितना दिया हुआ है, तो 50 दिया हुआ है, और मस कितना दिया हुआ है, तो 25 दिया हुआ है। और इसमें से पहली संख्या यानी एक संख्या 25 है, तो आपको दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस और गुणे मौसा होता है। अगर ये फार्मूला आपको पता नहीं है तो इसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पहली संख्या रखना है, तो पहली संख्या कितना है 25 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 25, और यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह देंगे। और आपको यहाँ पे दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या को वैसे ही छोड़ दीजिए। और लसा कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए लसा कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 50, और फिर गुणा है तो यहाँ पे लिख देंगे गुणा, और मौसा कितना दिया
दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, तो यहाँ आप लिख देंगे 25। अब यहाँ पे आपको दूसरी संख्या निकालना है, तो 25 इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 25 को हम क्या करेंगे, बराबर के उधर भेज देंगे, तो इधर हमारी दूसरी संख्या बचेगा और बराबर के उधर हो जाएगा 50 गुणे 25 और बट्टा के नीचे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 25 से 25 कट जाएगा तो हमारी दूसरी संख्या कितना निकल गया, 50 निकल गया। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का जो वेग होता है यानी जो चाल होता है वो किस में सबसे अधिक होता है, तो निर्वात में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक आघात वर्ध्य धातु है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सर्वाधिक आघात वर्ध्य धातु है। तो जो सोना होता है ये सर्वाधिक आघात वर्ध्य धातु होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि शुद्ध सोना कैसा होता है, तो शुद्ध सोना मुलायम होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है, तो चांदी होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का बाप यानी बहादुर के पिताजी कहाँ मारे गए, तो युद्ध में मारे गए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो नेपाल का रहने वाला था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि बीरेश्वर कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि बीरेश्वर कौन था, तो जो बीरेश्वर थे ये मिथिला के मंत्री थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो बीरेश्वर थे ये दानशील थे और ईमानदार थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उभयलिंगी जंतु है। तो जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी जंतु होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उभयलिंगी किसे कहते हैं, तो जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे उभयलिंगी कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बृहद क्षेत्र यानी बहुत ही बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण को पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है और 29% भूमि पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि सभ्य का विलोम क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सभ्य का विलोम यानी सभ्य का उल्टा क्या होता है, तो असभ्य होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अच्छा का विलोम क्या होता है, तो बुरा होता है, इसे आपको याद रखना है। और दिन का विलोम क्या होता है, दिन का उल्टा क्या होता है, तो रात होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि भारतीय किस तरह से अंग्रेजों के दास हो गए थे। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय किस तरह अंग्रेजों के दास हो गए थे, तो तन और मन दोनों से क्या हो गए थे, भारतीय जो लोग थे ये अंग्रेजों के दास हो गए थे, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि एक असंभव घटना का प्रायिकता होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता
होता है तो शून्य होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि एक संभव घटना का प्रायिकता कितना होता है, तो एक संभव घटना का प्रायिकता 1 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि लार का पीएच मान कितना होता है, तो लगभग 6 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, तो चावल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि चावल किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। और गेहूं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो गेहूं होता है ये रबी फसल होता है, और जो चावल होता है ये खरीफ फसल होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है, तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन संस्कृति का पहचान किससे होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन संस्कृति का पहचान किससे होता है, तो संस्कारों से होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जो फ्लोएम होता है ये भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जाइलम होता है ये जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक छपखाना का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक छपखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहली किस पुस्तक को छापे थे, तो ये बाइबिल को छापे थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। यहाँ पे आपको बताना है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे यहाँ पे ब्रिटेन गए थे, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे डी नहीं होगा। वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, तो ब्रिटेन गए थे, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है, तो छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या अध्ययन है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पुराने समय में छात्रों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो जो कोशिका झिल्ली होता है ये अर्धपरागम्य झिल्ली होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कोशिका झिल्ली होता है ये पेड़ पौधों की कोशिका में नहीं पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। पेड़ पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे 40 प्रश्नों का आप लोग टेस्ट दे चुके हैं और आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से भी टेस्ट दिए हैं, तो
तो अब यहाँ पे आप लोग ईमानदारी से बताइए कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और हम यहाँ पे सभी का कमेंट देख रहे हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने घर जाइएगा। और उसके बाद अगर वीडियो को अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।